नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड एडिटोरियल एनालिसिस 28 अक्टूबर 2023। आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से चेक करते हैं दोस्तों। देखिए आज सैटरडे है, न्यूज़ कम है, आपको मालूम है, तो 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स है जिसे हम डिटेल्ड तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो देखिए पार्लियामेंट्री पैनल ऑन होम अफेयर्स विथ होल्ड्स ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन बिल्स रिप्लेसिंग क्रिमिनल लॉज। देखिए इंडियन पीनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रिप्लेस करने के लिए भारतीय न्याय संहिता वगैरह आने वाला है, उसके बारे में एक न्यूज़ है, वो देखेंगे। फिर डार्क पैटर्न से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, डार्क पैटर्न्स के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फिर एक स्टडी रिपोर्ट के हिसाब से मिजोरम में हाईएस्ट रेट ऑफ कैंसर है, तो ये देखेंगे। फिर 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं, वन इज वीमेन कैन मेक द वर्ल्ड बेटर। आजकल जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उसे अगर एक फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बनाएंगे तो और बेटर आउटकम्स हो सकता है, इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल है, वो देखेंगे। फिर एक आर्टिकल है चाइना इंडिया पार्टनरशिप इट्स वास्ट ग्लोबल पोटेंशियल। किस तरह चाइना एंड इंडिया एक साथ ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के लिए, एक शेयर्ड गुड के लिए काम कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है। इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको इस आर्टिकल से मिल जाएगा। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। मेंटरशिप कोर्स के बारे में आपको मालूम है दोस्तों, जीएस पेपर वाइज आपको अलग अलग आर्टिकल्स मिल जाएगा, जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स है सबके बारे में डिटेल डिस्कशन है, इंक्लूडिंग ऑडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, सो डू ज्वाइन द कोर्स। शुरुआत करते हैं सबसे पहला न्यूज। पार्लियामेंट्री पैनल ऑन होम अफेयर्स विथहोल्ड्स ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन बिल्स रिप्लेसिंग क्रिमिनल लॉज। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन में ये न्यूज आपको काम आएगा। देखिए इधर क्या बताया जा रहा है, आपने इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये सब के बारे में सुना होगा। आपको समझना है दोस्तों, ये जो इंडियन पीनल कोड है ये काफी पुराना एक्ट है, ब्रिटिश एरा एक्ट है, 1860 में ये इनैक्ट हुआ था। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात किया जाए ये तो 1973 में इनैक्ट हुआ था। ठीक है, तो दोनों पुराना है, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इसमें काफी सारे चेंजेस लेके आना जरूरी है, ये बात तो मानना ही पड़ेगा। इंडियन पीनल कोड मतलब क्या होता है, बेसिकली जितने भी ऑफेंसेस है, ठीक है, उसके बारे में डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा इंडियन पीनल कोड में। मतलब मान लीजिए आपने चोरी किया है, तो चोरी मतलब क्या होता है, कौन कौन से एक्टिविटी करने से वो चोरी में काउंट हो जाएगा, या फिर किसी का मर्डर किया है तो क्या करने से मर्डर में काउंट होगा, रेप हुआ है तो क्या करने से रेप में काउंट होगा, ये सबके बारे में डेफिनेशन, एट द सेम टाइम इसके लिए क्या क्या पनिशमेंट्स हैं, ये सब आपको इंडियन पीनल कोड में देखने को मिलेगा। नॉर्मली जो कोर्ट्स है दोस्तों, हमारे जो हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, या फिर लोअर कोर्ट्स हो गए, वो सब इंडियन पीनल कोड को रेफर करके ही पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। मतलब देखिए इंडियन पीनल कोड में मिनिमम पनिशमेंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पनिशमेंट कितना होना चाहिए, ये सब के बारे में मेंशन्ड है। ठीक है, अब देखिए आईपीसी में केवल क्रिमिनल ऑफेंसेस के बारे में नहीं, सिविल ऑफेंसेस के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह है आईपीसी। आईपीसी में अलग अलग सेक्शंस है, जैसे कि कुछ मेजर सेक्शंस है। सेक्शन 124 के बारे में आपने सुना होगा, जो सेडिशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 375 रेप के बारे में बात करता है। सेक्शन 302 मर्डर के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो आपको मालूम ही होगा। और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 354 आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वीमेन। ठीक है, यह सब अक्सर न्यूज में आता रहता है, इसलिए मैं कहा। ठीक है, तो आईपीसी में आपको क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड सिविल ऑफेंसेस देखने को मिलेगा। तो ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है, देखिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी लगभग सेम है, पर इसमें केवल क्रिमिनल ऑफेंसेस के बारे में आपको मेंशनिंग मिलेगा। आईपीसी में तो सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस है, तो स्पेसिफिकली क्रिमिनल ऑफेंसेस क्या है, उसके लिए पनिशमेंट्स क्या है, किस तरह उसका ट्रायल होना चाहिए, ये सब के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। तो दोनों का फर्क समझ लीजिएगा। ठीक है, वैसे फर्क बताना तो बहुत कुछ बताना है, पर मेजर फर्क यह है दोस्तों कि आईपीसी में क्या है ना, ऑफेंसेस के बारे में, उसके पनिशमेंट्स के बारे में मेंशन्ड है, वेरास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में केवल क्रिमिनल ऑफेंसेस के बारे में, किस तरह ट्रायल होना चाहिए इसके बारे में पूरे प्रोविजंस आपको देखने को मिलेगा। तो अब गवर्नमेंट क्या प्लान कर रहा है दोस्तों, ये जो आईपीसी हो गया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, और एक इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो भी काफी पुराना है, 1872। एविडेंसेस को लेके, इन्वेस्टिगेशन के लिए एविडेंसेस जरूरी है ना। पुलिस का काम क्या है, जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, प्रूफ कलेक्ट करते हैं। तो इसके रिलेटेड भी एक एक्ट है हमारे देश में, वो है इंडियन एविडेंसेस एक्ट ऑफ 1872। तो मेजरली ये तीनों में चेंजेस लेके आने का प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो गवर्नमेंट ने सबसे मेजर चेंज ये प्रपोज किया, सबसे पहले तो हम तीनों का नाम ही बदल देंगे। ठीक है, ये तो ब्रिटिशर्स ने दिया हुआ नाम है, इसे हम इंडियनाइज करेंगे, हिंदी नाम दे देंगे। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, सबसे पहला तो इंडियन पीनल कोड का नाम होगा भारतीय न्याय संहिता 2023। चलो ठीक है, फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो ये दोनों से रिलेटेड बिल्स जो है पार्लियामेंट में पुटअप किया गया था।
पर क्या है कि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस लिखा हुआ है, काफी कंफ्यूजिंग है, इसलिए इतना जल्दी ये पास नहीं हुआ। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स को ये रेफर किया गया, ठीक है। अलग अलग स्टैंडिंग कमिटीज रहते हैं, ये बात आपको मालूम है पार्लियामेंट में। नो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स में तो रूलिंग एमपीज होगा और ऑपोजिशन एमपीज होंगे, ठीक है। तो अब ये जो पैनल है, बेसिकली पार्लियामेंट्री पैनल है, इन्होंने काफी ऑपोजिशन रेज किया। उन्होंने बोला ये जो बिल तैयार किया गया है इसमें काफी ड्रॉबैक्स है, इसमें बहुत कुछ इंक्लूड करना है, बहुत कुछ हटाना है, इस तरह के काफी प्रपोजल्स उनकी तरफ से आया था, इसलिए अब ये विथहोल्ड किया है, ठीक है। अब ये लॉ नहीं बनेगा, बेसिकली इन्होंने अपना रिकमेंडेशंस को विड्रॉ किया, तो मतलब पूरा स्क्रूटनाइज करने के बाद ही जो कुछ भी होगा वो होगा, ठीक है। तो देखिए वैसे तो जैसे ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सब के बारे में जब अनाउंसमेंट हुआ था तब सबसे पहला कंट्रोवर्सी तो ये उठी थी कि ये हिंदी नाम आप क्यों दे रहा है। आपको मालूम है हिंदी को लेके ऑलरेडी इंडिया में एक कंट्रोवर्सी चल रहा है साउथ इंडियन स्टेट्स और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के बीच में। तो ये जो सरकार है ये सब कुछ हिंदी में कर रहा है, ये ठीक नहीं है, इस तरह एक ऑपोजिशन आया था। पर ये जो पैनल का कहना ये है इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केवल टाइटल बदल रहा है। आईपीसी का नाम भारतीय न्याय संहिता हो रहा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो पूरा इंग्लिश में है, तो किसी को समझने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो इंग्लिश में होना चाहिए। दैट ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी नहीं बोल सकता, शैल बी इन इंग्लिश, ये लिखा है आर्टिकल 348 में। तो उसको तो फॉलो कर रहा है, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता हो या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, ठीक है। अब देखिए ये तो बस पार्लियामेंट्री पैनल कमेटी ने बोला है, पर इसके अंदर काफी सारे सजेशंस उन्होंने किया है कि ये चेंज होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए, ये इंक्लूड करना है, वो इंक्लूड करना है, इस तरह के। अब वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब फाइनल रिपोर्ट आएगा तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब फाइनली जब ये भारतीय न्याय संहिता वाला और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वाला जो एक्ट पास होगा तब हमें पता चलेगा क्या क्या चेंजेस लाया है, ठीक है। फिर भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों ये भारतीय न्याय संहिता बिल, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन पीनल कोड का रिप्लेसमेंट होगा। भारतीय न्याय संहिता बिल में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस या क्या क्या की अमेंडमेंट्स एंड प्रोविजंस इंक्लूड किया गया है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों इंडियन पीनल कोड का एफिशिएंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ये सब एनहांस करने का, ठीक है। तो सबसे पहले नाम बदल दिया, आईपीसी का नाम अब से होगा भारतीय न्याय संहिता बिल, अब से नहीं, जब ये बिल पास होगा तब से, ठीक है। तो की हाईलाइट्स ऑफ द बिल क्या क्या है दोस्तों, देखिए। Sedition revisited. Under the Indian Penal Code, Section 124A deals with the offence of sedition, carrying a sentence of life imprisonment for up to 3 years with a fine. तो sedition मतलब क्या है आपको मालूम है दोस्तों, ऐसे एक्टिविटीज जो इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें चेंजेस लेके आ रहा है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो पनिशमेंट है उसे इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। द रिवाइज प्रोविजन एम्फसाइजेस द ग्रेविटी ऑफ एक्ट अगेंस्ट द स्टेट एंड स्ट्रेंथन्स मेजर्स टू सेफगार्ड द नेशंस इंटरेस्ट। तो नेशन के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए स्टेट के खिलाफ में जो कुछ भी एक्टिविटीज है उन्हें रोकने के लिए सेक्शन 124A को रिप्लेस किया जाएगा और पनिशमेंट दिया जाएगा। बेसिकली अभी का जो पनिशमेंट है लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर अप टू 3 years विद ए फाइन है, ठीक है। तो ये जो पनिशमेंट है उसे इंक्रीज किया जाएगा। और इसी के अंदर देखिए डिफाइनिंग टेररिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम, टेररिज्म को डिफाइन कर रहा है। पहले क्या होता था, आईपीसी में टेररिज्म को डिफाइन नहीं किया था, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज को एक्शन अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया करके पनिशमेंट देते थे, पर अब टेररिज्म को डिफाइन किया जा रहा दोस्तों, ठीक है। तो इट कैरेक्टराइजेस ए टेररिस्ट एज एन इंडिविजुअल हु कमिट्स एक्ट्स विद इन इंडिया और अब्रॉड टू थ्रेटन नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और टू इंटिमिडेट द पब्लिक और टू डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर। तो देखिए डेफिनेशन, जैसे कि ये डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट सबसे पहले ये देख, मतलब कोर्ट के सामने जब एक केस आता है, मतलब केस ये होगा कि इन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटी किया एक इंडिविजुअल ने, तो कोर्ट सबसे पहले देखेंगे आईपीसी में क्या लिखा है, आगे से देखेंगे भारतीय न्याय संहिता में क्या लिखा है एक्टिविटीज के बारे में, कौन कौन से एक्टिविटीज टेररिज्म में काउंट होगा। इसलिए किसी भी चीज को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ये समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों रेप। सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी में रेप के बारे में मेंशन्ड है। आपको मैं बताऊं, रेप मतलब आईपीसी में लिखा है पेनेट्रेशन जब तक नहीं होगा, ठीक है, पेनेट्रेशन जब तक नहीं होगा तब तक वो रेप में नहीं काउंट किया जाएगा। समझ रहे हो आप, सेक्सुअल एक्टिविटी जो भी हो उसमें जब तक पेनेट्रेशन
नहीं होगा तब तक वो रेप में काउंट नहीं होगा, वो सेक्सुअल अब्यूज में काउंट होगा। मतलब मेडिकली ये प्रूव करना पड़ेगा कि लड़की के शरीर के अंदर किसी ना किसी तरह का पेनिट्रेशन होना जरूरी है। एक्चुअली सोचने से थोड़ा सा इलॉजिकल है, मतलब बहुत कुछ है ना, एक लड़की के साथ वायलेंस किया, मतलब सेक्सुअली उसे अब्यूज किया, पर पेनिट्रेशन नहीं हुआ तो वो रेप में काउंट नहीं होगा, वो बंदे को रेप का पनिशमेंट नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? इसलिए किसी भी चीज को प्रॉपरली डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो टेररिज्म को डिफाइन किया है एनी इंडिविजुअल जो ऐसे एक्टिविटीज करेंगे इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर जो इंडिया का नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को थ्रेटन करेंगे या फिर पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे डेफिनेशंस दिया है दोस्तों। डिफेमेशन को रीडिफाइन किया है। डिफेमेशन मतलब क्या होता है? ऑल्टरिंग द एसोसिएटेड पेनल्टी, सॉरी डिफेमेशन the bill redefines the offense of defamation, altering the associated penalties. Under the BNS bill, defamation carries a maximum sentence of 2 years imprisonment, a fine or community service. This reform emphasizes a balanced approach to protecting reputation while promoting proportionate punishment. अब देखिए डिफेमेशन तो काफ़ी न्यूज़ में आया था क्योंकि हमारा जो MP राहुल गांधी का मेंबरशिप ही डिस्क्वालीफाई हो गया था ये डिफेमेशन के चक्कर में। तो डिफेमेशन को रीडिफाइन किया है दोस्तों। वो किस तरह डिफाइन किया है इस बारे में इधर मेंशन नहीं है, फिर भी देखिए डिफेमेशन को प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया, मतलब क्या क्या करने से डिफेमेशन में, डिफेमिंग में काउंट होगा ये बताया है। ठीक है, तो मैक्सिमम सेंटेंस होगा 2 साल का इंप्रिजनमेंट, पहले भी वही था, फाइन होगा या फिर कम्युनिटी सर्विस होगा। कम्युनिटी सर्विस माने मतलब जो ये करेंगे उसे कोर्ट बोलेंगे कि आप जाके हॉस्पिटल में 2 दिन का सर्विस प्रोवाइड करो, साफ सफाई करना होगा या फिर जो कुछ भी उन्हें हेल्प करना है वो सब करना होगा। आजकल बहुत सारे जजेस ऐसे भी पनिशमेंट देते हैं, मतलब ये इंप्रिजनमेंट वगैरह छोड़ के ना सीधा बोलते हैं कि आप 2 दिन कम्युनिटी सर्विस करो। मैंने खुद ये देखा है, मेरे एक दोस्त के साथ ही हुआ था, उन्होंने कुछ ऑफेंस किया था मतलब बिना हेलमेट का या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह का था, तो जज ने बोला आपके लिए पनिशमेंट है 1 हफ्ते के लिए आप जनरल हॉस्पिटल में जाएंगे, उधर स्टाफ के साथ अटैच होंगे, उधर आपको काम वगैरह देखना है। मतलब उन्हें जेल तो नहीं भेजा, ये पनिशमेंट दिया। मतलब इतना कोई बड़ा सा ऑफेंस वो नहीं किया था, पर ऑफेंस तो था, इसलिए जज ने बोला ये करो। तो इस तरह के भी कम्युनिटी सर्विसेज का भी ऑप्शन दिया है। तो जजेस डिसाइड कर सकते हैं अगर कोई डिफेमेशन केस आता है, अगर छोटा मोटा डिफेमेशन केस है तो सीधा बोलेंगे कम्युनिटी सर्विस करो। ठीक है, फिर देखिए मॉब लिंचिंग आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। मॉब लिंचिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कौन किया, कौन कौन इन्वॉल्व है, ये पता करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो significant addition to the bill is the introduction of capital punishment for offense of mob lynching. mob lynching से अगर किसी का डेथ हो जाता है तो सबको क्या मिलेगा? सीधा डेथ पेनाल्टी मिलेगा, वो है कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, offenders can now face capital punishment or a prison term of 7 years to life. The stern approach underscores the government's commitment to curb mob violence and protect the safety and dignity of citizens. So गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, मॉब वायलेंस को कर्ब करना है एंड सिटीजन्स की सेफ्टी एंड डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है। फिर वीमेंस राइट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब देखिए वीमेन को काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन से बचाना है, लाइक मैरिज हो गया, फेक मैरिजेस हो गया, जॉब ऑफर्स हो गया, प्रमोशंस हो गया। तो ऐसे अगर वीमेन को कोई एक्सप्लॉइट करेंगे उसे क्रिमिनलाइज किया गया है, सीधा क्रिमिनल ऑफेंस में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो वीमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर्स है। फिर अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया है दोस्तों। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था, आपको मालूम होगा अडल्ट्री आजकल एक ऑफेंस नहीं है। मतलब मैरिज इंस्टीट्यूशन के बाहर अगर किसी के साथ रिलेशन है, ठीक है, दैट इज नॉट एन ऑफेंस, दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेंट एंड ऑल। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले ये किया था। पर पहले क्या होता था, अडल्ट्री एक क्या था, अडल्ट्री एक ऑफेंस था, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्टिकल को क्या किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। तो आज की डेट में अडल्ट्री, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह होता है वो एक ऑफेंस नहीं है। ठीक है, तो आईपीसी मतलब भारतीय न्याय संहिता में भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से चेंजेस लाया है। ठीक है, समझ लीजिएगा। फिर देखिए अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये भी वही है दोस्तों। आर्टिकल 377 के बारे में आपको मालूम होगा। आर्टिकल 377 बेसिकली ये होमोसेक्स वगैरह जो होता है वो पहले एक ऑफेंस था, पर आर्टिकल 377 को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। तो आज की डेट में अननेचुरल जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है वो एक ऑफेंस नहीं है, और इसी को भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूड किया है। मतलब आईपीसी में तो ये ऑफेंस था, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, वो अलग बात है, पर अब जो नया आ रहा है उसमें कंप्लीटली इसे इंक्लूड किया है। बेसिकली दिस इज नॉट एन अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस करके। ठीक है, मतलब देखिए पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर्स वगैरह आया है उसे इनकॉर्पोरेट किया है भारतीय न्याय संहिता में। फिर मैरिटल रेप एग्जप्शन, आप देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना है। देखिए मैंने आपको बोला आईपीसी का सेक्शन 375 के बारे में, जिसमें रेप डिफाइन किया हुआ है। अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे
सॉरी सेक्शन 375 आईपीसी आपको पता चलेगा कौन कौन से एक्टिविटीज रेप में काउंट होता है। अब उसमें एक एग्जेप्शन है दोस्तों, मैरिटल रेप। मैरिटल रेप रेप में काउंट नहीं होता, मतलब एक हस्बैंड उनकी वाइफ को अगर रेप करता है वो रेप में काउंट नहीं होगा। ये सेक्शन 375 में क्लियरली लिखा हुआ है और उसी के खिलाफ में आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है, आएंगे, टाइम लगेगा, वो अलग बात है। पर अभी के हिसाब से इंडियन पिनल कोड के हिसाब से हस्बैंड अगर वाइफ को रेप करता है वो रेप में काउंट नहीं होगा। डोमेस्टिक वायलेंस में केसेस आ सकता है, पर रेप में कभी काउंट नहीं होगा, वो हस्बैंड को रेप का पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे तो होना चाहिए, वो अलग बात है, उसका पॉजिटिव साइड्स भी है, नेगेटिव साइड्स भी है, सब आपको पता होगा। तो वही चीज इसमें भी इंक्लूड किया है दोस्तों। भारतीय न्याय संहिता में भी कोई चेंज नहीं आया है, मैरिटल रेप को एग्जेप्ट ही किया है, मतलब मैरिटल रेप विल नॉट बी काउंटेड एज ए रेप, समझ लीजिएगा। अगला स्ट्रीमलाइन लीगल प्रोसीजर्स। अब देखिए जुडिशियल प्रोसेसेस को एक्सपेडिट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए बीएनएस बिल में टाइम बाउंड प्रोसीजर्स को इंक्लूड किया है दोस्तों। मतलब अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है कोई केस को तो चार्जशीट 90 डेज के अंदर फाइल होना चाहिए, मतलब 3 महीने के अंदर। और अगर 3 महीने के अंदर खत्म नहीं हुआ तो आपको कोर्ट का परमिशन चाहिए होगा, कोर्ट के परमिशन से और 90 दिन आपको मिल जाएगा, मतलब 6 महीने मिल जाएगा विथ कोर्ट अप्रूवल। The investigation period is capped at 180 days followed by a 30-day window for delivering a judgment after trial। तो देखिए मैक्सिमम 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए, फिर एक 30 दिन का टाइम दिया जा रहा है जज को अपना जजमेंट सुनाने के लिए। तो बेसिकली स्विफ्ट जस्टिस डिलीवरी इंश्योर करने के लिए ऐसा प्रोविजंस इंक्लूड किया गया है, समझ लीजिएगा। नाउ मैंने बस आपका एक आइडिया बनाने के लिए ऐसा बताया है, वैसे तो ये फाइनल बिल जैसे आएंगे, फाइनल एक्ट जब पास होगा तब हमें पता चलेगा कि आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या चेंजेस लाया है। तो इसी के साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस से रिलेटेड है, वो सब आपको बाद में पता चलेगा। तो आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आ गया, ठीक है। तो यही समझ लीजिएगा, इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब चेंज होने वाला है। नाम तो चेंज होगा ही होगा, जो कंटेंट्स है, जो टेक्स्ट है, उसमें भी चेंजेस होगा आज के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। नाउ अगला न्यूज़ है डार्क पैटर्न सेल्स डीम्ड साइबर क्राइम, जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सब में न्यूज़ आपको काम आएगा। देखिए दोस्तों क्या बताया जा रहा है, डार्क पैटर्न्स मतलब क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। आप में से मैक्सिमम लोग तो इंडिगो वाला फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा, ठीक है। इंडिगो का एक ही एग्जाम्पल देना ठीक बात नहीं होगा। जो भी फ्लाइट्स आप सेलेक्ट करते हो ट्रैवल करने के लिए, जब आप ऑनलाइन उसे बुक करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको रेट्स दिखाई देगा, है कि नहीं। रेट्स दिखाई देने के बाद आप आगे जब जाएंगे आपको बोलेंगे कि सीट्स सेलेक्ट करो। मैंने खुद जितनी बार इंडिगो के फ्लाइट्स में ट्रैवल किया है तो मेरे से पूछता है, वो वेबसाइट में, पोर्टल में पूछता है कि आपको कौन सा सीट चाहिए, ठीक है। और मैं देखता हूं अगर मैं कोई भी सीट सेलेक्ट करूंगा ना तो 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेगा। वो तो सीट के हिसाब से है, किस पोजीशन, कौन सा पोजीशन आपको चाहिए। तो हर एक सीट जो है पेड करके लिखा रहता है, और कोई भी सीट अगर मैं सेलेक्ट करूं तो मेरे से एक्स्ट्रा 150 रुपीज़ लिया जाएगा, या फिर सीट के हिसाब से इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। पर मैं वो ऑप्शन को स्किप भी कर सकता हूं, मतलब आप जैसे असाइन कर रहे हो वैसे दे दो भाई, मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा। अगर मैं सेलेक्ट करूंगा ना मेरे से पैसे लिए जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कुछ लोग तो इसमें शिकार भी बन सकते हैं, मतलब कोई सोचेंगे कि सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। मतलब देखिए आप सेलेक्ट नहीं करोगे आपको वैसे ही अच्छा सीट मिलने का चांसेस है, पर आप सेलेक्ट करोगे तो आपसे पैसे लिए जाएंगे। तो ये गलत है एक्चुअली, एक तरह का डार्क पैटर्न आप बोल सकते हैं। तो इसके खिलाफ में, ठीक है, काफी सारे लोगों ने कंप्लेन किया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को। तो अब जाके मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इंडिगो को बोला है अपना वेबसाइट को रेक्टिफाई करने के लिए। उन्होंने ये क्लियर किया है कि कोई भी तरह का डार्क पैटर्न्स आपका वेबसाइट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो द मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड क्लासिफाइंग कंप्लेंट्स रिसीव्ड ऑन द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन टू कंपेल इंफॉर्मेशन ऑन डार्क पैटर्न्स व्हिच कैन बी यूज्ड बाय द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू इंडिकेट एक्ट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कंज्यूमर का जितने भी ग्रीवेंसेस है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश में एक एक्ट है दोस्तों, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 के अंडर ये डार्क पैटर्न्स को भी इंक्लूड करने का प्लान कर रहा है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है। मतलब देखिए
ये डार्क पैटर्न केवल इंडिगो का वेबसाइट से एसोसिएटेड नहीं है, और भी कई सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स में भी आपको डार्क पैटर्न्स देखने को मिलेगा। बेसिकली कंज्यूमर को चीट करने वाला, डिसीव करने वाला कुछ ऑप्शन है। वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ ये क्या है, ठीक है। अब न्यूज़ जो आया है वो इंडिगो से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इंडिगो को बोला है कि आप अपनी वेबसाइट को ठीक करो, जो भी है दोस्तों, ठीक है। डार्क पैटर्न्स क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, डार्क पैटर्न्स also known as deceptive patterns refer to strategies employed by websites and apps to make users perform actions they did not intend to discourage behaviors that are not advantageous for the companies। तो देखिए, डार्क पैटर्न्स या फिर डिसेप्टिव पैटर्न्स ऐसे स्ट्रैटेजीज है दोस्तों जो कुछ वेबसाइट्स एंड ई कॉमर्स कंपनीज यूज करते हैं कस्टमर्स को उल्लू बनाने के लिए। वही वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। डार्क पैटर्न वाला जो टर्म है इसे कोइन किया था हैरी ब्रिगनल ने, ठीक है। एक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर है, 2010 में ये टर्म को कोइन किया गया था। देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट्स आपसे प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। हैरी ब्रिगनल ने ये टर्म को, ठीक है, क्या किया था, कोइन किया था, ठीक है। नाउ डार्क पैटर्न्स क्या है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। हमारा जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है दोस्तों, 9 टाइप्स ऑफ डार्क पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, फॉल्स अर्जेंसी creates a sense of urgency or scarcity to pressure consumers into making a purchase or taking an action। क्या बताया जा रहा है, आप कभी भी नोटिस किया होगा जब आप Amazon, Flipkart जैसे वेबसाइट्स में कुछ परचेज करने के लिए लॉग इन करते हैं तो नीचे दिखाएगा ऑफर एंड इन 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 10 मिनट्स करके। वैसे वो ऐसे ही दिखा रहा होगा आपको बस प्रेशराइज करने के लिए। उसी आपको ये डर लगेगा कि अगर मैं अभी नहीं खरीदूंगा तो ये टाइमर खत्म होने के बाद उसका रेट जो है बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम लोग जो है जल्दी वो चूज करेंगे। पर देखिए, अगर आप एक दिन बाद भी लॉग इन करेंगे ना, वही टाइमर दिखाएगा और रेट में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है नया कोई ऑफर आया होगा और रेट जो है नीचे चला गया होगा। पर देखिए, आपको तो बना दिया ना, आप प्रेशर में आके, जल्दीबाजी में आके उसी रेट में खरीद लेंगे। तो बेसिकली कस्टमर्स को इधर कंफ्यूज कर रहा है वो, तो ये गलत है। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, डार्क पैटर्न, फॉल्स अर्जेंसी जो क्रिएट करते हैं कुछ वेबसाइट्स। समझ गए, ठीक है। एक ऐसे में एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। फिर बास्केट स्नीकिंग। बास्केट स्नीकिंग मतलब क्या है, डार्क पैटर्न्स आर यूज्ड टू ऐड एडिशनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द शॉपिंग कार्ट विदाउट द यूजर्स कंसेंट। आजकल ये कम होता है, पहले तो बहुत होता था। जैसे कि आपने अगर फ्लाइट टिकट बुक किया तो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस ऐड होगा, और इंश्योरेंस होगा 1000 2000 का, वो ऑटोमेटिकली उसमें टिक हुआ होगा। आपने कुछ किया नहीं होगा, आपको जाके उसे अनटिक करना होगा। समझ रहे हो आप? तो आपके परमिशन के बिना भाई क्यों ऐड किया है? और कुछ लोग तो ये ध्यान नहीं, मेरा खुद पैसे गया है, ठीक है, कुछ लोग तो ये ध्यान नहीं देंगे, ऐसे ही बुक कर लेंगे। समझ रहे हो आप? तो ये होता है बास्केट स्नीकिंग। या फिर पहले तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स में भी होता था, जब अगर मैं एक मोबाइल फोन खरीदूंगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो केस है, उसके साथ जो इंश्योरेंस है, उसके साथ जो जो आजकल ग्लास चिपकाते हैं ना ऊपर, ये सब ऑटोमेटिकली ऐड होता था। तो ये आजकल तो नहीं होता है कंज्यूमर कंप्लेन करने के बाद, पर ये इसे कहते हैं बास्केट स्नीकिंग। आपके कंसर्न के बिना आपका ऑर्डर में कुछ एडिशनल एड-ऑन्स ऐड किया जाएगा। दिस इज नोन एज बास्केट स्नीकिंग। अगला कंफर्म शेमिंग। ये क्या होता है? ये तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। यूजर्स गिल्ट टू मेक कंज्यूमर्स अडहेयर, क्रिटिसाइजेस और अटैक्स कंज्यूमर्स फॉर नॉट कंफर्मिंग टू ए पर्टिकुलर बिलीफ और व्यू पॉइंट। मतलब वेबसाइट में जब आप सर्च करते रहेंगे, मतलब आपने एक सेलेक्ट किया और आपको पता चला कि मतलब आपको रिलीज हुआ कि ये ठीक नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए। जब आप बैक बटन दबाएंगे ना तो ऐसा कुछ मैसेज दिखाएगा कि आपको गिल्टी फील होगा। मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये देखिए, 2 वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट्स है जिससे आपको कंफर्म शेमिंग का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ में आएगा। इधर देखिए, एंटर योर ईमेल प्लस एंजॉय 15% ऑफ योर एंटायर ऑर्डर। तो बेसिकली अगर आपको इस वेबसाइट से कुछ आइटम परचेज करना है तो आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है और 15% डिस्काउंट भी लेना है। 15% डिस्काउंट तो कैसे भी आपको मिल ही जाएगा, वो उन्होंने ऑलरेडी 15% ज्यादा ही रेट कोड किया होगा, वो अलग बात है। तो आपको परचेज करना है तो ईमेल एड्रेस एंटर करके इधर क्लिक करना है। अगर नहीं चाहिए तो इधर देखिए नो नहीं लिखा है, नो थैंक्स, आई एम नॉट इनटू सेविंग्स। मतलब वेबसाइट वाले या फिर कंपनी आपको बता रहा है कि आपको सेविंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई ये कब बोला मैंने? मुझे बस आपका आइटम नहीं चाहिए,
आप ह्यूमिलेट क्यों कर रहे हो? आप बोल रहा है कि मैं अगर नो क्लिक करूंगा इसका मतलब यह है मुझे सेविंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दिस इज कंफर्म शेमिंग, समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल, डिस्कवर द बेस्ट मार्केटिंग टूल्स फॉर योर बिजनेस। ठीक है, अगर आपको डिस्कवर करना है तो फाइंड आउट नो में क्लिक कीजिए, अगर नहीं करना है, नो नहीं लिखा है, नो आई डोंट केयर विच इज बेस्ट, मतलब वो जजमेंटल हो रहा है कि मैं अगर नो क्लिक करूंगा तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ये गलत है ना, इसे कहते हैं कंफर्म शेमिंग, ये सब गलत है एक्चुअली। ठीक है, अगला फोर्स्ड एक्शन, इसका मतलब क्या है? पुशेस कंज्यूमर्स इनटू टेकिंग एन एक्शन दे मे नॉट वांट टू टेक सच अ साइनिंग अप फॉर ए सर्विस। मतलब देखिए कुछ वेबसाइट्स में आपने नोटिस किया होगा, अगर आपको कुछ आइटम सर्च भी करना है ना तो आपको साइन अप करना होगा, फिर आपके मोबाइल में मोबाइल नंबर देना होगा, फिर ओटीपी आएगा, मतलब खामखा आपका पर्सनल डिटेल्स उनको मिल रहा है बस आइटम ढूंढने के लिए। तो इसे कहते हैं फोर्स्ड एक्शन, ये भी गलत है। फिर सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स तो आपको पता ही होगा दोस्तों, कुछ वेबसाइट्स तो ऐसे है कि आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, कुछ चीज खरीद लिया फिर बार बार उनके मेल्स आते रहेंगे तो आप फेडअप हो जाएंगे। तो जब आप उस वेबसाइट में एंटर करके अनसब्सक्राइब करने के लिए जाएंगे ना, इतना ईजी वो नहीं होगा। अनसब्सक्राइब करने के लिए कम से कम 10 बटन आपको दबाना होगा, एक क्लिक करेंगे फिर वो दूसरे साइट में चले जाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह। तो इस तरह हमारा काम को बढ़ा देता है, हमारा टाइम वेस्ट कराते हैं, इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स। तो मैक्सिमम लोग तो फेडअप होके छोड़ेंगे, छोड़ो भाई मेल आने दो, देखा जाएगा, समझ रहे हो आप? फिर देखिए बेट एंड स्विच। बेट एंड स्विच मतलब क्या है? एडवर्टाइजिंग ए सर्टेन प्रोडक्ट सर्विस बट डिलीवरिंग अनदर, मतलब वो जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहा है वो तो अच्छा प्रोडक्ट होगा, फोटो वगैरह अच्छा दिया होगा, पर जब हम खरीदेंगे हमें लोअर क्वालिटी का आइटम मिलेगा, इसे कहता है बेट एंड स्विच। फिर हिडन कॉस्ट, तो आपको मालूम है दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट्स जब आप खरीदते हैं उसके साथ कुछ हिडन कॉस्ट वगैरह रहता है, ये भी गलत है। फिर डिस्गेज्ड एड्स आपने देखा होगा, मतलब आपको लगेगा कोई ऐड नहीं है, कुछ अच्छा कंटेंट है, पर जब आप उसे क्लिक करेंगे तब पता चलेगा कि कोई क्या है, ऐड है, जिससे आपका कोई मतलब नहीं होगा। तो ये सब डार्क पैटर्न्स के एग्जाम्पल्स है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डार्क पैटर्न का जो थ्रेट है उसे समझते हुए अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर गवर्नमेंट कुछ प्रोविजंस को इंक्लूड करेंगे, इसके लिए प्लान चल रहा है। एंड ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने डार्क पैटर्न्स के खिलाफ में एक्शन लिया है, इंडिगो को बोला है भाई अपना वेबसाइट को ठीक करो, ये डार्क पैटर्न्स वाला खेल नहीं चलेगा। ठीक है, अगला, मिजोरम हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ कैंसर, जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, डेस्पाइट बीइंग द कंट्रीज सेकंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, मिजोरम एक्सिबिट्स द हाईएस्ट इंसिडेंट रेट ऑफ कैंसर इन इंडिया। देखिए, हमारे देश में सबसे कम पॉपुलेशन किस स्टेट में है? आपको मालूम होगा सिक्किम में है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। सेकंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है मिजोरम। ठीक है, पर मिजोरम से एक शॉकिंग न्यूज आ रहा है दोस्तों। एक स्टडी हुआ था जिसका टाइटल था कैंसर अवेयरनेस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट नीड्स इन मिजोरम इंडिया, एविडेंस फ्रॉम 18 ईयर ट्रेंड्स। तो 2003 से 2020 तक का स्टडी किया तो ये पता चला सबसे ज्यादा रेट ऑफ कैंसर जो है मिजोरम में है दोस्तों। ठीक है, और कैंसर की वजह से जो डेथ केसेस हो रहा है वो भी मिजोरम में ज्यादा है। सबसे ज्यादा तो स्टोमक कैंसर है, प्राइमरी कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स इन एमंग मेन। तो जो मेन है उनका डेथ होने का सबसे मेजर कॉज है स्टोमक कैंसर, मेरा फीमेल में लंग कैंसर। ठीक है, तो दोनों मिलाकर आसाम में सबसे ज्यादा रेट ऑफ कैंसर है एंड कैंसर रिलेटेड डेथ्स हैं। ठीक है, नाउ द स्टडी नोट्स दैट द एस्केलेशन इन मोर्टालिटी रेट्स कुड बी एट्रीब्यूटेड टू ए डर्थ ऑफ स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज गाइडेड बाय जीनोमिक रिसर्च एंड ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस। तो देखिए, इतने सारे केसेस होने का और डेथ केसेस होने का मेन रीजन ये बताया जा रहा है दोस्तों, एक तो मिजोरम में स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ नहीं है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है, बेसिकली डॉक्टर्स नहीं है, एसोसिएटेड स्टाफ नहीं है, और जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहा है दोस्तों वो भी ठीक नहीं है, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी है। आपको मालूम है मिजोरम एक टेरेन एरिया है कि नहीं, तो उधर ट्रांसपोर्टेशन भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये सब रीज़न बताया जा रहा है मिजोरम में सबसे ज़्यादा कैंसर केसेस रिपोर्ट होने का। ठीक है, और ये स्टडी कौन पब्लिश किया है? द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया, ध्यान दीजिएगा। नाउ कैंसर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कैंसर लार्ज ग्रुप ऑफ डिसीजेस है दैट कैन स्टार्ट इन ऑलमोस्ट एनी ऑर्गन और टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो हमारे शरीर में कोई भी ऑर्गन में या फिर कोई भी टिश्यू में शुरू हो सकता है दोस्तों ये जो कैंसर है। टिश्यू माने ग्रुप ऑफ सेल्स, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो कैंसर में होता क्या है, जो अप नॉर्मल सेल्स है दोस्तों ये अनकंट्रोलेबली ग्रो होता है, मतलब जो अफेक्टेड सेल है इसका ग्रोथ बढ़ जाता है, जो बेसिकली अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो डेथ में ही रिजल्ट करेगा।
ठीक है। अब कैंसर क्या आपको मालूम है दोस्तों, एंड ये कैंसर जब स्प्रेड होने लगता है तो आसपास में जो ऑर्गन है उसमें भी स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। नाउ कैंसर इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली, तो ग्लोबली जितने डेथ रिपोर्ट होता है दोस्तों डिसीजेस की वजह से, सेकंड लीडिंग कॉज जो है कैंसर है। फर्स्ट लीडिंग कॉज कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। नाउ कैंसर अकाउंट्स फॉर 1 in 6 डेथ्स इन 2018, तो 2018 में जितने डेथ्स हुए थे उसमें 1/6 केसेस जो है कैंसर की वजह से हुए थे। कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर इन मेन कौन कौन सा है? लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, स्टमक कैंसर, लीवर कैंसर। वेरास वीमेन में ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, लंग कैंसर, सर्विकल कैंसर, थायराइड कैंसर, ठीक है। नाउ मीनवाइल मिजोरम में जो स्टडी हुआ दोस्तों उसमें पता चला, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि सबसे ज्यादा स्टमक कैंसर का केसेस रिपोर्ट हुआ मेन में, ठीक है। स्टमक कैंसर के बाद हेड कैंसर, नेक कैंसर, लंग, ईसोफागस, कोलोरेक्टल, लीवर, यूरिनरी, नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा, प्रोस्टेट कैंसर्स वगैरह थे, केसेस थे। सबसे ज्यादा तो स्टमक थे। वीमेन में सबसे ज्यादा तो लंग कैंसर देखने को मिला, इसके बाद सर्विकल, ब्रेस्ट, स्टमक, हेड एंड नेक, कोलोरेक्टल, ईसोफेगस, लीवर एंड ओवेरियन कैंसर्स, ठीक है। नाउ अब देखिए ये पेपर के अलावा और एक पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें पूरा इंडिया के बारे में कुछ डाटा है दोस्तों। 1 in 9 पीपल अक्रॉस इंडिया आर लाइकली टू डेवलप कैंसर इन देयर लाइफ टाइम्स, तो इंडिया में जितने पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें 1 in 9 को कैंसर डेवलप होने का चांसेस है अपने लाइफ टाइम में, ठीक है। और इसमें लंग एंड ब्रेस्ट कैंसर लीडिंग साइट्स ऑफ कैंसर है मेल्स एंड फीमेल्स में, मतलब मेल्स में लंग एंड फीमेल्स में ब्रेस्ट। चाइल्डहुड कैंसर्स में मतलब 0 to 14 ईयर्स में जो कैंसर्स होता है दोस्तों उसका मेन लीडिंग कॉज है, लीडिंग कैंसर है लिम्फोइड ल्यूकीमिया, ठीक है। अब बॉयज में 29.2%, गर्ल्स में 24.2%, ठीक है। नाउ द इंसिडेंस ऑफ कैंसर केसेस इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 12.2% इन 2025 एज कंपेयर टू 2020। तो देखिए जो कैंसर केसेस है दोस्तों इसका जो इंसिडेंस है ये 2025 तक 12.8% इंक्रीज होने का चांसेस है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये डाटा है। अब कुछ एक्स्ट्रा डाटा मैं आपके लिए बताता हूं। देखिए नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 7 नवंबर को। ऑब्जेक्टिव ये है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ अर्ली कैंसर डिटेक्शन टू फाइट द डिसीज डेडली डिसीज टाइमली। तो देखिए कैंसर जैसा एक डिसीज का अर्ली डिटेक्शन कितनी ज़रूरी है, ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए और इस डिसीज के अगेंस्ट टाइमली फाइट करने के लिए इस डे को हम हर साल 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया, ऑब्जर्व किया जाता है। सॉरी सेलिब्रेट बोला मैंने, ऑब्जर्व किया जाता है। वैसे कैंसर के साथ फाइट करने के लिए, कैंसर को कॉम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स है दोस्तों। नंबर 1 नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस एंड स्ट्रोक, जिसे NPCDCS कहते हैं, इसे इंप्लीमेंट करता है नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। इसे डिसेंट्रलाइज किया हुआ है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्टिविटीज भी आपको देखने को मिलेगा इन सारे डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस एंड स्ट्रोक। तो कैंसर के अलावा डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, स्ट्रोक वगैरह इन्वॉल्व है। फिर एक नेशनल कैंसर ग्रिड है दोस्तों देश में, ये बेसिकली एक नेटवर्क है of major cancer centers, research institutes, patient groups, charitable institutions across India with the mandate of establishing uniform standards। तो बेसिकली हमारे देश में कैंसर से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ है, प्रिवेंशन हो, डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट हो, या फिर जो डॉक्टर्स है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग हो या एजुकेशन के रिगार्डिंग हो, ये सबके लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, मतलब यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए नेशनल कैंसर ग्रिड को एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, मैंडेट ऑफ एस्टैब्लिशिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ पेशेंट केयर फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ कैंसर है, ध्यान दीजिएगा, आपको पता ही होगा। फिर देखिए कोलैबोरेटिव, बेसिक, ट्रांसलेशनल एंड क्लिनिकल रिसर्च इन कैंसर को फैसिलिटेट करना है। नेशनल कैंसर ग्रिड का फॉर्मेशन हुआ था अगस्त 2012 को। ये सबके अलावा एक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, देखिए NPPA नाम से आपको पता चल गया होगा, हमारे देश में जो ड्रग्स होते हैं दोस्तों उसका प्राइस वगैरह डिटरमिन करने की एक अथॉरिटी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है। तो इन्होंने 42 एंटी कैंसर ड्रग्स के रेट को अफोर्डेबल कराया है। मतलब कैंसर पेशेंट्स को जो मेडिसिन चाहिए होता है वो अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए NPPA ने भी एक्शन लिया है। 42 एंटी कैंसर ड्रग्स का रेट को इन्होंने रैशनलाइज किया है, ठीक है। तो इधर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल सेट किया है, जैसे कि द मस्कुलिन व्यू ऑफ इकोनॉमी, मतलब मेन जो चला रहे हैं इकोनॉमी को,
उसका और फेमिनिन व्यू ऑफ इकोनॉमी अगर वीमेन चलाएंगे उसके बीच में क्या फर्क हो सकता है। अगर मेन चलाएंगे जैसे कि अभी चल रहा है, इट इज प्राइमरली ड्रिवन बाय कंपटीशन, उधर तो केवल कंपटीशन होगा, एक दूसरे के बीच में कंपटीशन चलता है। वेरास अगर वीमेन चलाएंगे फेमिनिन व्यू ऑफ इकोनॉमी में क्या होगा, इट इज अ सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु केयर, उधर केयरनेस के लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है, आपस में कोऑपरेशन के लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसके रिगार्डिंग वन ऑफ द नोबेल प्राइज विनर नोबेल लॉरिएट ऑस्ट्रोम ने एक स्टडी कंडक्ट किया था। उन्हें यह पता चला local communities often with women at their center cooperatively govern their local resources equitably and sustainably। तो नोबेल लॉरेट की स्टडी ये कह रहा है दोस्तों, जो लोकल कम्युनिटीज में वीमेन सेंटर में है, वीमेन लीडरशिप रोल प्ले करती है, उधर लोकल रिसोर्सेज जो है इक्विटेबली एंड सस्टेनेबली शेयर हो रहा है, उधर का गवर्नेंस भी ठीक है। ठीक है, तो उनका कहना यह है कि आज की डेट में एक शिफ्ट की जरूरत है। ये जो मेल डोमिनेटेड इकोनॉमी है उसे एक फीमेल डोमिनेटेड इकोनॉमी में अगर बदल जाएंगे तो हमें ज्यादा फायदा मिल जाएगा, पर यह शिफ्ट जो है आसान नहीं है। कौन लोगों को समझाएगा कि अगर मेन की जगह वीमेन काम करने लगेंगे तो और बेटर आउटकम्स हो सकता है। आज की डेट में पूरा जो पावर है दोस्तों वो किसके पास है, मेन के पास है। चाहे वो पैसों की बात करे, पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात करे, एजुकेशन की बात करे, है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली इधर जेंडर इक्वालिटी मेंटेन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज की डेट में जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिनके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, जिनके पास ज़्यादा फॉर्मल हायर एजुकेशन है, उन्हें एक तरह का अपर कास्ट आप समझ सकते हैं। मतलब बहुत पहले जो कास्ट हायरार्की फॉलो होता था ना, आज भी वो होता है, पर आज ये पैसे, अथॉरिटी और एजुकेशन के बेसिस पर है, बस यही फर्क है। आजकल कास्ट नहीं देखते हैं, आजकल ये देखते हैं कि किसके पास ज्यादा पैसे है, किसके पास ज्यादा अथॉरिटी है, किसके पास ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो जो ये अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट है, ये आपस में कोलिशन बना के रखा हुआ है, वो कभी भी अपने हाथ से पावर जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो इसलिए शिफ्ट जो है ये आसान नहीं है। वैसे इधर ऑथर ऑफ द आर्टिकल वीमेन की कैपेबिलिटी को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिया है दोस्तों। देखिए, पूरी दुनिया में वीमेन सबसे ज्यादा कौन सा काम करती है दोस्तों, डोमेस्टिक सर्विसेज करती है, केयर गिविंग एक्टिविटीज करती है। मतलब घर को संभालना, बच्चों को संभालना, बूढ़ों को संभालना, पूरे घर को संभालना, ये काम वही करती है। तो वीमेन जो काम करती है दोस्तों वो एक्चुअली एक सोसाइटी के ह्यूमंस के वेल बीइंग के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली देश की इकोनॉमी और जीडीपी में डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। देखा जाएगा तो मेन से ज्यादा वीमेन काम ज्यादा करती है, पर वीमेन जो काम करती है चाहे वो कितने भी बड़ा हो, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मतलब डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं जीडीपी एंड इकोनॉमी में, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। जब भी आप एक कंट्री की जीडीपी की बात करते हैं तो वो एक मॉनेटरी वैल्यू है, उसमें वीमेन जो काम कर रही है अपने अपने घरों में, जो केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इसके बारे में कोई बात करता है, नहीं करता है। वैसे केयर गिविंग जो एक्टिविटीज है वो कोई आसान काम है क्या, नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो केयर गिविंग सर्विसेज है, लाइक आशा वर्कर्स, दैट इज अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आपको मालूम होगा ये बेसिकली एक फीमेल वर्कफोर्स है जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप कभी घर में आते होंगे, आशा वर्कर्स जो है जो आपका हालचाल पूछती है, आपका हेल्थ पैरामीटर्स पूछती है। तो अगर प्रेग्नेंट वीमेन है, छोटे बच्चे हैं, उनका देखभाल करती है। ये काम आसान है क्या, नहीं है। पर आपको मालूम है गवर्नमेंट कितना पे करते हैं ये आशा वर्कर्स को। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, जो प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को संभालते हैं, वो काम आसान है क्या। पर इन्हें पेमेंट कितना मिलता है, 10,000 15,000 महीने। ठीक है, तो एक्चुअली जो केयर गिविंग सर्विसेज है जिसमें काम बहुत है, जिसको बेसिकली पेशेंस के साथ करना बहुत जरूरी है, एफिशिएंटली करना बहुत जरूरी है, इसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। इवन गवर्नमेंट भी बहुत कम पैसे दे रहा है इस तरह के सर्विसेज को, जबकि काम बहुत है। वैसे देखा जाएगा तो रिसेंटली जब G20 समिट हुआ था, आपको मालूम है इस साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉल दिया था। उन्होंने बोला टू सपोर्ट ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट गोइंग बियॉन्ड जीडीपी। जीडीपी के ऊपर नहीं, हमें ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए, और इंडिया ने इनिशिएटिव लिया भी। अब तक G20 का एक विजन यही रहा है दोस्तों, वन अर्थ वन इकोनॉमी वन फ्यूचर। बेसिकली इकोनॉमी के ऊपर या फिर जीडीपी के ऊपर फोकस था, पर इस साल इंडिया ने टैगलाइन ही बदल दिया, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर। तो बेसिकली फैमिली के ऊपर फोकस कर रहा है। देखिए, ये जो जीडीपी है ये हमें क्या बताता है, एक
सोसाइटी का इकोनॉमिक कंपोनेंट का मेजरमेंट देता है। जीडीपी कभी भी केयर गिविंग वर्क को वैल्यू नहीं देता। मतलब जो वीमेन काम करती है, घर पे जो काम करती है या फिर सोसाइटी के लिए जो काम करती है, उसे कभी भी जीडीपी वैल्यू नहीं देता। वो केवल एक सोसाइटी का इकोनॉमिक कंपोनेंट बताते हैं जिसमें ज्यादातर कंट्रीब्यूशन मेन का रहता है। तो वीमेन जो काम करती है दोस्तों, या फिर करते हुए जो आई है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें $10 ट्रिलियन जीडीपी इकोनॉमी बनना है तो हमें वीमेन को अपनी फैमिलीज में से बाहर निकाल के, मतलब जो इनफॉर्मल वर्क जो कर रही है वो, उन्हें बाहर निकालो, उन्हें मोर एफिशिएंट इंडस्ट्रियल फॉर्म एस्टैब्लिशमेंट्स में इन्वॉल्व करो, तब जाके उनका कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी में। ये जो केयर गिविंग सर्विसेज वो कर रही है दोस्तों, ये करके कोई फायदा नहीं, इसका जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। इसलिए उन्हें उधर से बाहर निकालकर मोर एफिशिएंट इंडस्ट्रियल फॉर्म एस्टैब्लिशमेंट्स में इन्वॉल्व करना चाहिए। दिस इज द स्टेटमेंट फ्रॉम ऑथर ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, फिर देखिए और एक एग्जाम्पल दे रहा है एसडीजी गोल्स का। आपको मालूम है यूनाइटेड नेशंस का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिसे सारे कंट्रीज को अचीव करना है 2030 तक। इसमें काफ़ी सारे एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है दोस्तों, जिसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, आज जो प्रोग्रेस होगा उसे इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल बनाना है। पर रिसेंटली ये पता चला, बेसिकली G20 ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को असेस किया, कितना तक हमने अचीव किया है। अब केवल 7 साल बचा ना उसे अचीव करने के लिए। तो ये पता चला ग्लोबल प्रोग्रेस जो है अभी जो चल रहा है वो ऑफ द ट्रैक है। मतलब जिस हिसाब से अब चल रहा है उस हिसाब से तो 2030 तक ये होगा नहीं। मतलब केवल 12% ऑफ टारगेट्स ट्रैक में है, बाकी सब कुछ जो है आउट ऑफ द ट्रैक है, ऑफ द ट्रैक आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो एक पैराडिम शिफ्ट की जरूरत है। वही शिफ्ट के बारे में इधर ऑथर ऑफ द आर्टिकल अरुण महिरा साहब बोल रहा है। मतलब हमारा जो जो ट्रेडिशनल तरीका है काम करने का या करवाने का, उसे चेंज करो, फीमेल को ज्यादा रोल दे दो। ठीक है, उनका जो विजन है, उनका जो काम करने का तरीका है वो अलग है। ठीक है, तब और बेटर आउटकम हो सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब तक तो मेल डोमिनेशन चल रहा था ना, और हमने ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाया है। मेल डोमिनेशन में बेसिकली आपस में कंपटीशन चलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कम होता है। जो भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, क्लाइमेट चेंज के कंसर्न्स है, वो तो केवल वर्सन हुआ है, कुछ बेटर आउटकम अभी तक नहीं आया है। तो अभी हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो अप्रोच है, उसमें एक चेंज की जरूरत है। वीमेन को ज्यादा रोल देने की जरूरत है। ये देखते हैं वो किस तरह प्रॉब्लम को और बेटर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो ये पैराडिम चेंज इज रिक्वायर्ड इन इकोनॉमिक्स। Paradigm changes always require a power shift which is difficult because people with power will not let it go। ये पॉइंट मैंने आपको पहले बताया, ये शिफ्ट जो है ये आसान नहीं है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? As a way forward, it is time for the powers above to humbly listen to the people and learn from them rather than teaching them ways that have led humanity to grave problems of environmental degradation and economic inequities। तो देखिए, अब सबका सुनना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अब तक जो डोमिनेशन चल रहा था या फिर जो टॉप क्लास है उनका डोमिनेशन जो चल रहा था, इससे प्रॉब्लम्स सॉल्व तो नहीं हुआ है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इकोनॉमिक इनइक्विटीज जैसे प्रॉब्लम्स जो है ये डे बाय डे वर्सन होता हुआ जा रहा है। तो अब एक शिफ्ट की जरूरत है। द ग्लोबल मेल डोमिनेटेड मनी ड्रिवन सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ बिजनेस एंड सोसाइटी नीड्स एन ओवरऑल। तो एक टोटल ओवरहोल की जरूरत है दोस्तों। वीमेन मस्ट बी गिवन फ्रीडम, not just to be promoted with male dominated institutions but rather to shape better family spirited institutions for governance। तो जब वीमेन को अब ज्यादा रोल देंगे, उसमें एक तरह का फैमिली स्पिरिट भी आ जाएगा। आपस में जो कोलैबोरेशन है वो कंपटीशन से मतलब बियॉन्ड होगा। मेल डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस में केवल कंपटीशन होता है, पर फीमेल डोमिनेटेड गवर्नेंस या इंस्टीट्यूशन में क्या होगा, एक फैमिली वाला फीलिंग होगा, मोर इक्विटेबल तरीके से चीजें होने लगेगा, ये इनका कहना है। मोरओवर, लोकल कम्युनिटीज मस्ट बी गिवन मोर पावर्स फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स। आप देखिए, जो भी सॉल्यूशन आप प्लान कर रहे हैं दोस्तों, वो सेंट्रलाइज लेवल में नहीं होना चाहिए, लोकल मतलब बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। एक लोकल एरियाज में से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शुरू करना चाहिए, चाहे वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो, इकोनॉमिक इनइक्विटी हो, जो भी है। ठीक है, एकदम ग्राउंड लेवल से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ऐसा नहीं ऊपर से आप सब कुछ सॉल्व करने लगोगे तो नीचे तक कुछ नहीं होगा। तो जो लोकल कम्युनिटी, उन्हें ज्यादा मालूम है उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके कंसर्न्स के बारे में, तो नीचे लेवल से आपको सब कुछ शुरू करना होगा। और एट द सेम टाइम वीमेन को ये काम दे दो,
ज्यादा मेल डोमिनेशन अब नहीं चलेगा, क्योंकि मेल डोमिनेशन अब तक इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। अगर मेल डोमिनेशन से सब कुछ हो जाता तो अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। So, without such fundamental institutional reforms, with the vision of Vasudhaiva Kutumbakam, one family, one earth, one future will soon fade along with G20's banners. तो देखिए, अगर हम इस तरह के कुछ फंडामेंटल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, एक पैराडिम शिफ्ट ऑफ पॉलिसी नहीं लेके आएंगे, तो हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम वाला जो टैगलाइन है ना, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, ये पुराने G20 बैनर्स जैसे फेड ही होंगे। मतलब ये भी पुराने G20 बैनर्स जैसे ही होगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने इस बार ये जो वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम वाला जो बैनर ये क्यों लेके आया, क्योंकि इंडिया कुछ चेंज चाहते हैं, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट चाहते हैं। पर अगर हम एक शिफ्ट नहीं लेके आएंगे या फिर फंडामेंटल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, फिर ये भी केवल एक टैगलाइन ही रहेगा, इससे भी कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों अरुण मेहरा साहब, दैट वीमेन कैन मेक द वर्ल्ड बेटर, वीमेन को ज्यादा रोल देने से दुनिया एक बेटर प्लेस बन सकता है, ये कह रहा है, ठीक है। अगला आर्टिकल है ए चाइना इंडिया पार्टनरशिप इट्स वास्ट ग्लोबल पोटेंशियल। ये आर्टिकल लिखा है मा जिया, शी इज चार्ज डी अफेयर्स एट इंटरिम ऑफ द चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया। चार्ज डी अफेयर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, दो कंट्रीज के बीच में अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस है तो सबसे पहले क्या करते हैं, दूसरे कंट्री के कैपिटल में ये जो पहला कंट्री है वो अपना डिप्लोमेटिक मिशन एस्टैब्लिश करते हैं, जिसे एम्बेसी या हाई कमीशन कहते हैं। एम्बेसी एंड हाई कमीशन के बीच में क्या डिफरेंस है? बस नाम में डिफरेंस है दोस्तों। जो अर्स्टवेल ब्रिटिश कॉलोनीज है ना, उधर जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसे हाई कमीशन कहते हैं। जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज या नॉन ब्रिटिश कॉलोनी कंट्रीज है दोस्तों, उधर जो टॉप डिप्लोमेटिक मिशन है उसे एम्बेसी कहते हैं। और हाई कमीशन में जो टॉप डिप्लोमेटिक ऑफिशियल है उन्हें हाई कमिश्नर कहते हैं। एम्बेसी में जो टॉप डिप्लोमेटिक ऑफिशियल है उन्हें एम्बेसडर कहते हैं। दोनों का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहते हैं दोस्तों, ठीक है। सबको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वगैरह दिया हुआ है, बस नाम में डिफरेंस है। नाउ दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, बस मैं आपको बता दिया। वैसे ये जो मा जिया है, राइटर ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, शी इज चार्ज डे अफेयर्स एट इंटरिम ऑफ द चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया। तो बस यही समझ लीजिए, चाइनीज एम्बेसी जो न्यू दिल्ली में, हमेशा जो एम्बेसी है वो कैपिटल सिटीज में रहेगा, उधर के चार्ज डी अफेयर्स एट इंटरिम है मा जिया जो है। चार्ज डी अफेयर्स मतलब आप सेकंड इन कमांड बोल सकते हैं, मतलब जो एम्बेसडर है उनके बाद, पर इधर इंटरिम भी लिखा है तो हो सकता है शी में भी प्रैक्टिसिंग एज एन इंटरिम ऑल्सो, ठीक है। जो भी है, दिस ऑल पॉइंट्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। हम ये देखेंगे कंटेंट क्या है, इन्होंने क्या लिखा है इस आर्टिकल में, ठीक है। तो टाइटल ऑफ द आर्टिकल है ए चाइना इंडिया पार्टनरशिप इट्स वास्ट ग्लोबल पोटेंशियल। तो चाइना इंडिया पार्टनरशिप का ग्लोबल पोटेंशियल के बारे में इधर बताया जा रहा है दोस्तों। वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये आर्टिकल हम डिस्कस करने से पहले, ये आर्टिकल पूरा पढ़ने के बाद कुछ स्टेटमेंट्स मुझे काफी कॉन्ट्राडिक्टरी लगा, ठीक है। मतलब ऐसे चाइनीज सिटीजन मा जिया को इस तरह का पॉइंट्स पुटअप करने के लिए थोड़ा सा लिमिटेशंस है मेरे हिसाब से, क्योंकि चाइना ने पिछले कई सालों से जो किया है अलग अलग कंट्रीज के साथ, वो देखते हुए इनके पॉइंट्स का इतना वैल्यू हमें नहीं दिख रहा है। और चाइना का एक एक एक्टिविटी का पीछे का इंटेंशन क्या है पूरी दुनिया जानते हैं। और अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में पॉइंट्स पुटअप कर रही है। जो भी है दोस्तों, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे लगा, सॉरी फॉर दैट। देखिए मा जिया का क्या क्या पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, एन अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना एंड इंडिया। तो इधर बेसिकली ये पूरा कंटेंट में ये क्या बताने की कोशिश कर रही है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है दोस्तों आज की डेट में काफी बिगड़ा हुआ है। आपको मालूम है रशिया यूक्रेन वार 2 साल से चल रहा है। अभी तो इसराइल और हमास के बीच में इशू शुरू हुआ है, और पूरी दुनिया में पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण, रिलीजियस डिफरेंसेस के कारण, सेक्टोरल डिफरेंसेस के कारण इश्यूज तो चल ही रहा है। तो आज के जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए किस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस बेहतर बना सकते हैं, किस तरह कंट्रीज आपस में पीसफुली कोएक्सिस्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स इधर मा जिया प्रपोज कर रही है, वहीं हम डिस्कस करेंगे। चलो इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में हमारे लिए कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएगा, पर जब ये पॉइंट्स एक चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आती है तब हमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, क्योंकि चाइना ने जो किया है पिछले कई सालों से वो देखते हुए। जो भी है, चलो शुरुआत करते हैं। तो इधर इंट्रोडक्शन में यह बता रही है दोस्तों, इंडिया का एक ट्रेडिशनल एथो है बेसिकली वसुधैव कुटुंबकम, जो हमने रिसेंटली G20 में भी ऐसे बैनर यूज किया था। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या, अभी भी मैंने आपको बताया पिछले आर्टिकल में, वन फैमिली, हम पूरी दुनिया को ऐसे फैमिली कंसिडर कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, है कि नहीं? अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए पूरी दुनिया में जितने कंट्रीज है उन्हें आपस में अगर पीसफुली कोएक्सिस्ट करना है तो इतने, इससे अच्छा कोई टैगलाइन नहीं है।
वी ऑल आर पार्ट ऑफ वन फैमिली, हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। तो इधर मां जिया क्या बता रही है, ये जो वसुदैव कुटुंबकम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एंशियंट चाइनीज टेक्स्ट में भी देखने को मिलेगा। मतलब वसुदैव कुटुंबकम वाला टर्म नहीं मिलेगा, फिर भी इसी का रिलेटेड टर्म्स वगैरह चाइनीज टेक्स्ट में भी है। तो वी आर शेयरिंग ये कॉमन विजन, ये बता रही है, ठीक है। फिर ये कुछ एग्जाम्पल्स बता रही है दोस्तों। 1950s में, बेसिकली 1950 से लेकर 1960 तक का जो पीरियड है, उस टाइम पे इंडिया और चाइना ने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एक्सिस्टेंस इनिशिएट किया था। मतलब किस तरह चाइना और इंडिया पीसफुली को एक्सिस्ट कर सकता है। बात यह है दोस्तों कि 1950s के टाइम पर, थोड़ा सा पीछे जाओगे तो उस टाइम पे तो इंडिया एंड चाइना नेबर्स ही नहीं थे। तिब्बत हुआ करता था, आपको मालूम है, और तिब्बत को चाइना ने अनेक्स किया तो इंडिया एंड चाइना नेबर बन गया। और तब से और दलाई लामा उधर से भाग के इंडिया आए, और अभी भी दलाई लामा तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्सेल चला रहा है, धर्मशाला में बैठकर, ये सब बातें आपको मालूम है। और ये चाइना को अच्छा नहीं लगता, ये भी आपको मालूम है, जो भी है, चलो ठीक है। साथ साथ में मैं कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी आपको बताते रहूंगा, वो अलग बात है। नाउ इधर मां जिया राइटर ऑफ द आर्टिकल क्या बता रही है, 1950s में चाइना एंड इंडिया ने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एक्सिस्टेंस को इनिशिएट किया, और दैट हैज टर्न्ड इनटू बेसिक नॉर्म्स गवर्निंग इंटरनेशनल रिलेशंस। ये बता रही है कि इंडिया एंड चाइना ने जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एक्सिस्टेंस को इनिशिएट किया था ना, वो आज के बेसिक नॉर्म्स बन गया है इंटरनेशनल रिलेशंस को गवर्न करने का। वाह रे भाई वाह। 1950s में हम दोनों ने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएक्सिस्टेंस साइन किया, और 1962 में चाइना इंडिया को अटैक किया, ये बात आपको मालूम है। और ये बता रही है दैट हैज टर्न्ड इनटू बेसिक नॉर्म्स गवर्निंग इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, जो भी है। Now, as 2 largest developing countries and emerging market economies, each with a population of over 1 billion, China and India are both at a crucial stage of development and revitalization. तो बेसिकली इधर ये बता रही है चाइना एंड इंडिया जो है 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है आज की डेट में, क्योंकि दोनों में पॉपुलेशन अगर आप देखोगे ओवर 1 बिलियन से ज़्यादा, एक कंट्री में 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन। तो हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों, हमें ये बताना पड़ेगा पूरी दुनिया को हमारा ओरिएंटल विजडम यूज़ करके। ओरिएंटल विजडम का मतलब क्या होता है, देखिए ओरिएंटल विजडम इधर लिखा हुआ है। ओरिएंटल विजडम मतलब ईस्ट का जो विजडम है। ओरिएंटल मतलब क्या होता है, ओरिएंटल स्टडीज मतलब जो एशियन स्टडीज है। अगर आप उसका डेफिनेशन देखोगे, ईस्टर्न स्टडीज को ओरिएंटल स्टडीज कहते हैं ना। तो हमारा ओरिएंटल विजडम यूज करके हमें दुनिया को यह बताना होगा किस तरह पीसफुली को एक्सिस्ट करना है, किस तरह इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। और इसके लिए एक एग्जांपल भी बता रही है कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने रीसेंटली एक व्हाइट पेपर रिलीज किया, उसका टाइटल था ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, चाइनीज प्रपोजल्स एंड एक्शंस। तो एक ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर के लिए चाइना प्रपोजल दे रहा है। मतलब चाइना बता रहा है पूरी दुनिया को कि भाई ये सब करो, तब जाके एक ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर बनेगी। ठीक है भाई। अब क्या है, मुझे हंसी इस बात की आ रही है दोस्तों, चाइना ये बता रहा है, और चाइना क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी में पूरा असर्टिव क्लेम बनाकर बैठा हुआ है। बाकी जितने साउथ चाइना सी के लिटोरल कंट्रीज है उनके सबके साथ झगड़ा है। ताइवान को अपना बता रहा है, जबकि ताइवान वो नहीं चाहते हैं। हांगकांग के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, जब हांगकांग वो नहीं चाहते हैं। मकाऊ आइलैंड के बारे में बात करें, ठीक है, कोको आइलैंड के बारे में बात करें, इवन जापान के साथ प्रॉब्लम्स है उनका, ये और क्या है, इवन रशिया के साथ भी है कि नहीं। वो कुरल आइलैंड्स करके एक आइलैंड्स है ना, वो शायद रशिया के साथ प्रॉब्लम है। इवन मंगोलिया के साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है। इंडिया के साथ तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनका वही दोस्त बन सकता है जो इनके साथ कोई लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। अगर आप देखोगे आपको पता चल जाएगा वो, ठीक है। तो जो भी है, और वो अभी एक व्हाइट पेपर रिलीज किया है, एक ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, चाइनीज प्रपोजल्स एंड एक्शंस, ठीक है। चलो ठीक है भाई, देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। So the vision of a global community of shared future has been included in the United Nations General Assembly resolutions. तो चाइना का जो विजन है दोस्तों, ये ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर बनाने का, इसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस में पिछले 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर से इंक्लूड किया है। इंक्लूड तो करेंगे ही, क्योंकि आप भी तो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, है कि नहीं। आपका रोल है उधर, आपका वीटो पावर है उधर। और इन्होंने यूएन के अलावा काफी मल्टीलैटरल मैकेनिज्म्स में भी इन डिक्लेरेशंस को इंक्लूड किया है, लाइक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये दोनों में चाइना प्रोमिनेंट मेंबर है, आपको मालूम है। और मां जिया जी ये बता रही है कि ये जो पॉइंट्स है, इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट भी मिला है। सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हें बहुत पसंद आया चाइना का ये जो प्रपोजल्स एंड एक्शंस है, ठीक है भाई, ये भी मान लिया। अब इनके विजन पॉइंट्स क्या क्या है, मतलब इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पूरी दुनिया को क्या करना चाहिए, ठीक है। द ग्लोबल टीचर चाइना ये बता रहे हैं। तो कुछ विजन पॉइंट्स है।
Number one, keep to the correct direction of economic globalization. Jointly build an open world economy that reflects the demands and represents the interest of developing countries. तो देखिए ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज के जितने नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स है दोस्तों, उसे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। किसी भी तरह का यूनिलैटरलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, डीकपलिंग ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी तरह का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी कंट्री को अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आए, बाहर से कोई हम खरीदेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन को उसका इफेक्टिव सेंस में यूज करना चाहिए, तब जाके चाइना अपनी चीजें दूसरे कंट्रीज में डंप कर पाएंगे, है कि नहीं? जो भी है अच्छी बात है, मतलब पॉइंट तो सही है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। देखिए मैं थोड़ा सा सरकास्टिक तरीके से इस आर्टिकल को देख रहा हूं, फिर भी कुछ पॉइंट्स आपको मिल रहा है, ठीक है? इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में अच्छे अच्छे पॉइंट्स ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है? कीप टू द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का जो करेक्ट डायरेक्शन है उसे फॉलो करने के लिए बता रहा है। ऐसा एक ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी होना चाहिए जहां पे डेवलपिंग कंट्रीज का नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स जो है फुलफिल हो रहा है। गलत बोला क्या? कुछ नहीं। अगला, फॉलो द राइट पाथ ऑफ पीसफुल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट जो कर रहे हो राइट पाथ का पीसफुल डेवलपमेंट होना चाहिए। दुनिया को पीस की जरूरत है, जैसे कि जस्ट लाइक पीपल नीड एयर एंड सनशाइन, जैसे कि लोगों को एयर एंड सनशाइन की जरूरत है, वैसे ही दुनिया को पीस की जरूरत है। ठीक है, सो द ट्रेंड टुडे इज परस्यूट ऑफ पीस। पीस को परस्यूट करो, डेवलपमेंट को परस्यूट करो, कोऑपरेशन करो, विन विन रिजल्ट्स करो, मतलब सबको फायदा हो जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। ओल्ड पाथ ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड हेगेमोनिज्म का कोई रोल नहीं है। कॉलोनियलिज्म क्या है आपको पता है, हेगेमोनिज्म मतलब क्या है? इधर यूएस को थोड़ा सा पॉइंट आउट कर रहा है। आपको मालूम होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गए थे रशिया एंड यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में, एंड ये जो चल ही रहा था। और 1990s में जैसे कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो एक ही सुपर पावर बच गया दुनिया में, वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और तब से देखा जाएगा तो यूएस की हेगेमनी चल रहा है। आपने क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी में सब पढ़ा होगा, मैंने खुद पढ़ाया है, सीरीज पढ़ा हुआ है, चैनल में देख सकते हैं। तो यूएस की हेगेमनी जो है आज भी एक तरह से चल रहा है, मतलब पूरी दुनिया का बाप बन के बैठा हुआ है यूएस जो है, हर जगह जाके अपना इंटरफेरेंस कर रहा है। इवन चाइना और यूएसए के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। इसलिए इधर ऑथर ऑफ द आर्टिकल बोल रही है कि ओल्ड पाथ ऑफ कॉलोनियलिज्म हो या हेगेमोनिज्म हो, ठीक है, अगर वो कोई फॉलो करेंगे दे विल पे ए हेवी प्राइस। देखिए इधर धमकी भी दे रही है, चलिए कोई बात नहीं। तो वैसे पॉइंट तो सही बोला है, ये कॉलोनियलिज्म, हेगेमोनिज्म ये सब नहीं होना चाहिए। एक वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, मतलब सारे कंट्रीज का अपना इंपॉर्टेंस है। कोई कंट्री का ऐसा कोई असर्टिव क्लेम्स या डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, तब जाके पीसफुल कोएक्सिस्टेंस हो सकता है। ठीक है भाई। फिर फॉस्टर ए न्यू टाइप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। कैसे? बाय बिल्डिंग ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ ए शेयर्ड फ्यूचर, एमर्जिंग कंट्रीज एंड एस्टैब्लिश पावर्स कैन अवॉइड फॉलिंग इनटू Thucydides trap and build common ground and achieve common development for different civilization and countries with different social system। तो देखिए एक न्यू टाइप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को फोस्टर करने के बारे में बात हो रही है दोस्तों। ये बता रही है एक ग्लोबल कम्युनिटी बनाना चाहिए, ठीक है, और एमर्जिंग कंट्रीज एंड एस्टैब्लिश्ड पावर्स को Thucydides ट्रैप में फॉल नहीं होना चाहिए। अब ये Thucydides ट्रैप क्या है, इससे वो क्या मतलब निकाल रही है मैं अब देखिए दोस्तों, मैंने जो प्रोनाउंस किया Thucydides ट्रैप करके, ये गलत है। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज Thucydides ट्रैप। एक टर्म है दोस्तों जिसे 1940s में ग्राहम डी अलिसन करके एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पॉपुलराइज किया था। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। जब एक एक्सिस्टिंग पावर को एक एमर्जिंग पावर थ्रेटन करते हैं और उस वजह से जब एक वार होने का टेंडेंसी बनती है, इसे Thucydides ट्रैप कहते हैं। समझ गए आप? फॉर एग्जाम्पल यूएसए आज की डेट में एक एक्सिस्टिंग पावर है, दूसरा एक कंट्री वो धीरे धीरे एमर्ज हो रहा है एज ए पावर, मतलब अपनी कैपेबिलिटीज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब वो एमर्जिंग पावर इस एक्सिस्टिंग पावर को थ्रेटन करेंगे, तब वार होने का चांसेस है, एक टेंडेंसी होगा ना, इसे Thucydides ट्रैप कहते हैं। तो इधर राइटर ऑफ द आर्टिकल क्या कह रही है, ए न्यू टाइप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को फोस्टर करना चाहिए बाय बिल्डिंग ये ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ ए शेयर्ड फ्यूचर, एमर्जिंग कंट्रीज एंड एस्टैब्लिश्ड पावर्स कैन अवॉइड फॉलिंग इनटू Thucydides ट्रैप। समझ गए ना? मतलब ऐसा इंटरनेशनल रिलेशंस हमें फोस्टर करना चाहिए जिसमें Thucydides ट्रैप ना हो। मतलब कोई भी एक्सिस्टिंग पावर्स को यह नहीं लगना चाहिए जो एमर्जिंग कंट्री से उनके लिए एक थ्रेट बन जाएगा। हम सबको एक ग्लोबल कम्युनिटी को बिल्डअप करना है जिसका एक शेयर्ड फ्यूचर हो, कॉमन गुड हो। ठीक है, यह बताया जा रहा है। चलो, कंट्रीज शुड अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट, इक्विटी एंड जस्टिस, म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर सब ये फॉलो करते तो कितना अच्छा होता।
बताने के लिए आसान है, अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि सारे कंट्रीज को म्यूचुअल रेस्पेक्ट, इक्विटी एंड जस्टिस, म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन वगैरह फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सबको डीपर ग्लोबल पार्टनरशिप्स में एंगेज होना चाहिए बेस्ड ऑन इक्वालिटी, ओपननेस, कोऑपरेशन। चलो ठीक है। फिर प्रैक्टिस ट्रू मल्टीलैटरलिज्म। देखिए मल्टीलैटरलिज्म मतलब क्या है दोस्तों, जब 2 से ज्यादा कंट्रीज एक साथ कुछ शेयर्ड कॉमन गोल्स के लिए एक साथ हो जाते हैं, ग्रुपिंग्स बनाते हैं, ठीक है, इसे आप मल्टीलैटरलिज्म कह सकते हैं। अब इधर राइटर ऑफ द आर्टिकल कह रही है ट्रू मल्टीलैटरलिज्म फॉलो करना चाहिए। मतलब ऐसा कभी भी मल्टीलैटरलिज्म नहीं होना चाहिए कोई एक हिडन एजेंडा को लेके। मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हो वो एक ग्लोबल गुड के लिए होना चाहिए, आपका कोई हिडन एजेंडा या डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होना चाहिए। इधर बेसिकली चाइना के खिलाफ में जितने ब्लॉक पॉलिटिक्स आजकल शुरू हुआ है उसके बारे में बात हो रही होगी, है कि नहीं। जैसे कि क्वाड का फॉर्मेशन आपको मालूम है दोस्तों, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया है। और सबको पता है क्वाड का एक एजेंडा है कि इंडो पैसिफिक एरिया को प्रोटेक्ट करना है, चाइना का जो इंक्रीजिंग डोमिनेंस है उसे कम करना है कि नहीं। तो इस तरह के मल्टीलैटरलिज्म नहीं होना चाहिए। मल्टीलैटरलिज्म अगर होना है वो फेयर होना चाहिए, किसी भी तरह का डोमिनेटिंग प्रैक्टिसेस नहीं होना चाहिए, ये राइट ऑफ द आर्टिकल कह रही है। राइट ऑफ द आर्टिकल के हिसाब से एक ही सिस्टम है दुनिया में जो एक्चुअली मल्टीलैटरलिज्म को प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ा सकता है, वो है यूनाइटेड नेशंस। जबकि आप सबको मालूम है यूनाइटेड नेशंस का कोई वैल्यू नहीं है। अब चाइना ये बता सकते हैं क्योंकि चाइना तो परमानेंट मेंबर है, उनके हिसाब से चीजें चलती है यूनाइटेड नेशंस में। तो she is telling, basically Ma Jia is telling, there is only one system for the world which is the international system with the United Nations at its core, and there is one order for the world which is the international order based on the international law. तो international order होना चाहिए which should be based on international law, ये कह रहे हैं। और ये चाइना कह रहे हैं। चाइना एक टाइप का रोग कंट्री है, रोग नेशन, जो इंटरनेशनल लॉस को कभी माने नहीं। साउथ चाइना सी में चाइना उनक्लोज जो यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ कन्वेंशन ऑफ सी है उसे मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं अगर चाइना ने फॉलो किया इसका मतलब है चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। मतलब चाइना को अगर थोड़ा सा भी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डालेगा ना, वो इंटरनेशनल लॉस का मतलब जरा सा भी कदर नहीं करते, ये बात आपको मालूम है। और अभी ये बता रहा है इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ, ठीक है भाई। एंड ये बोल रही है कि देयर इज ओनली वन सेट ऑफ रूल्स फॉर द वर्ल्ड विच इज द बेसिक नॉर्म्स गवर्निंग इंटरनेशनल रिलेशंस बेस्ड ऑन द पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन चार्टर। तो वही है, यूएन चार्टर को फॉलो करो, यूएन चार्टर का पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, ये सब बताया जा रहा है, ठीक है। अगला, प्रमोट द कॉमन वैल्यूज ऑफ पीस, डेवलपमेंट, इक्विटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी। चलो ठीक है, ये भी हम कर लेंगे। कॉमन वैल्यूज प्रमोट करो, पीस का, डेवलपमेंट का, इक्विटी का, जस्टिस का, डेमोक्रेसी का, फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी का, ठीक है, अच्छी बात है। There is no single model of democracy that is universally applicable. Far less a superior one. Promoting the common values of humanity is about seeking common ground while reserving differences, harmony without uniformity, fully respecting the diversity of civilization, वगैरह वगैरह वगैरह। ये लिखा है दोस्तों। बेसिकली देखिए, ये बता रहा है कि ऐसा कोई सिंगल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है दुनिया में जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हर रीजन के लिए अलग अलग मोड ऑफ गवर्नेंस हो सकता है जहां पे हर एक सिविलाइजेशन का रेस्पेक्ट हो, ठीक है। मतलब एक कंट्री में जितने भी डाइवर्स सिविलाइजेशन है, डाइवर्स टाइप ऑफ पॉपुलेशन है, उन सबकी कल्चर को, उन सबके प्रैक्टिसेस को रेस्पेक्ट करते हुए गवर्नेंस होना चाहिए। और ये भी चाइना कह रहे हैं दोस्तों। चाइना में उइगुर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है आपको मालूम है, वो क्या चाइना का पार्ट नहीं है? तो चाइना कुछ और कर रहा है और जो मा जिया है चीज़ों को नहीं समझते हुए ये इधर बोल रही है कि हमें कॉमन वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना चाहिए, हार्मनी विदाउट यूनिफॉर्मिटी, फुल्ली रेस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ सिविलाइजेशन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। चलो ठीक है भाई, कहने के लिए तो आसान है, वही पॉइंट है। मतलब मैं वही आपको बार बार बता रहा हूँ। देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में ये सारे पॉइंट्स अच्छे हैं, पर जब ये चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव ये बोल रहे हैं तब हमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, ठीक है। वैसे तो पॉइंट सही है ना, ये सब आप लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे लिखना है, ऐसा पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि ये सब करने से इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। और देखिए फाइनली चाइना के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिया है इधर। अब मा जिया जो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव है वो बोल रही है चाइना ने इसके लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। मतलब चाइना ने एग्जाम्पल दिखाया है, मतलब जो भी पॉइंट्स इन्होंने बनाया है ये सब चाइना ने किया है करके बोला है। ओवर द पास्ट डिकेड चाइना हैज कंट्रीब्यूटेड इट्स स्ट्रेंथ टू बिल्डिंग ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ ए शेयर्ड फ्यूचर विद फेम कन्विक्शन सोल्ड एक्शंस। तो चाइना क्या किया है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बताया जा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, उसका एक्चुअल एजेंडा क्या है, ये पूरी दुनिया जानते हैं। बस जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, जो नियर डेवलपिंग कंट्रीज है, उन्हें डेट ट्रैप में फंसाने का चाइना का एक ट्रिक है, ये बात आपको मालूम है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो बहा रहे हैं,
ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। जिनके पास भी ज़रा सा भी दिमाग है वो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अपने कंट्री के थ्रू जाने नहीं देते हैं। ठीक है, अपना पाकिस्तान तो है क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं, ये बात आपको मालूम है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन बता रही है मा जिया टू बिल्डिंग ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ ए शेयर्ड फ्यूचर। ये पढ़ने के बाद एक्चुअली मुझे ये आर्टिकल का थोड़ा सा प्रॉब्लम लगने लगा, फिर मैं पूरा नेगेटिव तरीके से इस आर्टिकल को देखा। ठीक है, तो ये बता रही है So the global development initiative हो, global security initiative हो, global civilization initiative हो, that point to the direction of human progress across the dimensions have evolved into a crucial cornerstone for building a global community। तो वही बता रही है चाइना ने जो कुछ भी किया है दोस्तों वो ग्लोबल गुड के लिए किया है। ठीक है, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, एक शेयर्ड फ्यूचर के लिए किया है। एंड ग्लोबल कम्युनिटी जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए किया है, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छी बात है। सो एज ए कंक्लूजन, विद ए थर्ड ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, चाइना एंड इंडिया आर नेचुरल पार्टनर्स इन बिल्डिंग ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ ए शेयर्ड फ्यूचर। तो एज ए कंक्लूजन माजिया ये बता रही है दोस्तों, 1/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन तो चाइना एंड इंडिया के पास है। तो चाइना एंड इंडिया ऑब्वियसली नेचुरल पार्टनर्स बन जाता है इन बिल्डिंग ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ ए शेयर्ड फ्यूचर। तो अगर चाइना एंड इंडिया जॉइंटली काम करेंगे ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए, तो वी कैन डेमोन्स्ट्रेट द कॉमन विल एंड रेजोल्यूशन ऑफ ग्लोबल साउथ कंट्रीज। तो अब देखिए इधर ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बारे में बताया जा रहा है। ग्लोबल साउथ कंट्रीज क्या है? बेसिकली अगर आप ग्लोब देखेंगे तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थर्न साइड में आपको यूरोपियन कंट्रीज दिखाई देगा, है कि नहीं? तो मेजोरिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज अदर देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आपको ग्लोब का नॉर्थर्न साइड में देखने को मिलेगा। तो उसके नीचे जितने कंट्रीज है दोस्तों, मेजोरिटी ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वो उन्हें आप ग्लोबल साउथ कह सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया ग्लोबल साउथ का पार्ट है। और रिसेंट G20 मीटिंग्स में ग्लोबल साउथ को प्रमोट करने के लिए इंडिया की तरफ से काफ़ी एक्शंस वगैरह, अनाउंसमेंट्स वगैरह हुआ था, ये बात आपको मालूम है। ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन के बारे में आपने सुना होगा, है कि नहीं? तो इधर सारे पॉइंट्स बताने के साथ साथ ऑथर ऑफ द आर्टिकल मा जिया ये भी बोल रही है दोस्तों, चाइना एंड इंडिया को एक साथ काम करना चाहिए ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, एक शेयर्ड फ्यूचर बनाने के लिए। एट द सेम टाइम ग्लोबल साउथ के जो डिमांड्स हैं उसे भी कैटर करने के लिए हमें एक साथ काम करना चाहिए, तब जाके वी कैन एंजॉय एन ओपन, इंक्लूसिव, क्लीन एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड दैट एंजॉयज लास्टिंग पीस, यूनिवर्सल सिक्योरिटी एंड कॉमन प्रॉस्पेरिटी। तो ये सब में इंडिया एंड चाइना का रोल बहुत है। ठीक है, इंडिया एंड चाइना को एक साथ बहुत कुछ काम करना है, ऐसा बता रही है मा जिया। ठीक है, चलो ठीक है मा जिया, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल इंसाइट्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये आर्टिकल। देखिए जोक्स अपार्ट, इसमें कुछ पॉइंट्स बताया गया है दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, मतलब आज की डेट में करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए किस तरह इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग कुछ विजन पॉइंट्स है। चाइना के कुछ पॉइंट्स को अगर आप साइड में रखोगे ये पॉइंट्स काम में आ सकता है, यू कैन इंक्लूड इन योर नोट्स ऑल्सो। ठीक है, सो दैट्स इट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स है दोस्तों आज की हिंदू न्यूज़पेपर में। आज वैसे भी सैटरडे है, इतने खास न्यूज़ नहीं है, फिर भी 5 आर्टिकल्स हमने डिटेल तरीके से डिस्कस किया है। होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट? ठीक है, लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको किस में मिल जाएगा? एंड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस